बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम देखने जा रहे हैं वो है उसकी काइंड्स। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की कौन कौन सी काइंड्स हैं कॉन्ट्रैक्ट में। इसको हम कैटेगराइज करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें से एक जो है वो है जैसे फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस है। द फोर्थ कैटेगरी जो है उसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टीज। ठीक है, उसको भी मैं हल्का सा आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो इन्फोर्सिबिलिटी के लिहाज से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिवाइडेड एज अंडर। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज हैं। इन्फोर्सिबिलिटी मतलब यह है कि किस चीज़ को हम इन्फोर्स कर सकते हैं बाय लॉ और किस कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स नहीं कर सकते इन्फोर्सिबिलिटी के मुताबिक। तो इसमें एक है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल एग्रीमेंट आपका आ जाएगा या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इन डिटेल देखते हैं। ये है फर्स्ट इन्फोर्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। An agreement become enforceable by law when all the essential of the valid contract are present. इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सा होता है। तो हर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे होंगे। ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी देखते हैं। इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑल पार्टीज आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज जो है आपकी, दोनों जो है बाय लॉ बाउंड हैं अपनी अपनी जो जॉब है या अपना अपना जो टास्क है उसको फुलफिल करने में। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एग्री टू सेल अ कार टू मिस्टर बी। ठीक है, दोनों में एग्रीमेंट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो मिस्टर ए ने अपनी गाड़ी सेल करनी है मिस्टर बी को और मिस्टर बी इन रिटर्न उसको पेमेंट देंगे। अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी अगर वायलेट करेगी तो क्या होगा, आप कोर्ट में जाके सू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए बाद में अपना माइंड चेंज कर दें, वो कहते हैं जी मिस्टर बी को मैंने आपको अपनी कार सेल नहीं कर दी। तो मिस्टर बी जो है वो कोर्ट में सू कर सकते हैं कि जी इनको कहा जाए या इनको फोर्स किया जाए कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें और मुझे गाड़ी सेल करें। इसी तरह अगर मिस्टर बी बाद में अपना माइंड चेंज कर दें, वो कहें जी ठीक है मुझे आपकी गाड़ी नहीं चाहिए या मैं आपको पेमेंट नहीं करूँगा, तो मिस्टर ए जो है वो कोर्ट में जाके सू कर सकते हैं कि जी मिस्टर बी को कहें अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करे और पेमेंट करे गाड़ी की। ठीक है, तो ये तो हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम देखते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाइंडिंग नहीं होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। ये फॉर एग्जाम्पल किसी इलीगल चीज के मतलब आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो भी इसमें वॉइड में आ जाएगा। ठीक है, द टर्म वॉइड मीन नॉट बाइंडिंग बाय लॉ। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें किसी भी पार्टी की ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होगी कि वो अपना पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो कंप्लीट करें। Our contract become void due to impossibility of performance. Our contract become void before performance when it become impossible to be performed by any party due to following reason. अच्छा, void contract के अंदर कुछ ऐसी वजूहात अराइज हो जाती हैं जिसकी वजह से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने अपनी गाड़ी सेल करनी है मिस्टर बी को, पता चलता है ये गाड़ी तो मिस्टर ए की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मिस्टर ए को इन्फॉर्म नहीं था, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसकी। तो अब जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो ऑब्वियसली बात है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उस तरह से फुलफिल नहीं हो सकता। ठीक है, या मिस्टर ए ने अपना जो एक घोड़ा है वो सेल करना है मिस्टर बी को, तो पता ही नहीं चला मिस्टर ए को उनका घोड़ा जो है वो मर गया, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो सकता, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड before performance when it become impossible to perform by any party due to following reason.
ये वजूहात हैं, अगर इनमें से कोई भी वजह राइज होगी तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं वो है जी इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, कि अब इम्पॉसिबल हो गया वो परफॉर्म करना। फॉर एग्जांपल एक जो है वो पेंटर है और मिस्टर ए, तो मिस्टर बी ने उनको हायर किया कि जी आपने जो है मेरा ये पेंटिंग करनी है या मेरा वो आपने स्केच बनाना है या इस तरह का। अब होता ये है कि मिस्टर ए की डेथ हो गई है, तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो गया, क्योंकि अब वो जो उन्हें पेंट करना था या स्केच कर बनाना था वो अब नहीं बना सकते, तो वॉइड हो जाएगा। इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, इस तरह सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी है, रिजेक्शन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट है। ठीक है, अब देखें सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी को अगर हम देखें तो इसमें पहले तक कानून नहीं था, बाद में कानून आ गया कि जी ये ऐसे होगा ये वैसे होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जानवरों की सेल परचेज का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी ने, या किसी ने ये पैरट्स की या ईगल्स की सेल और परचेज एग्रीमेंट कर लिया, तो उस वक्त ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई थी सेल और परचेज के ऊपर। लेकिन बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन या कोई ऐसी पाबंदी लगा दे कि जी आप ये परिंदों की सेल और परचेज नहीं कर सकते विदाउट एनी प्रॉपर लाइसेंस, तो या वैसी परमानेंट पाबंदी लगा दे कि ये आप सेल और परचेज गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो वो सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि वॉइडेबल हों एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी। ठीक है, अब एक बंदे को गन पॉइंट पे आपने कहा कि जी मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जो कि गाड़ी ओन करता है। बाद में अगर वो चाहे तो वो कहेगा नहीं जी मैंने सेल नहीं करनी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और अगर वही बंदा अगर बाद में कहा अच्छा चलें ठीक है आप ले लें मेरी गाड़ी, आप मुझे इतनी पेमेंट करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। फिर इन्फोर्सिबिलिटी के पॉइंट व्यू से हम देख रहे हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल व्हेन द कंसेंट ऑफ वन ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस इम्पोज करके कोई मुआहदा कर लिया, तो वो क्या आपका वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। ठीक है, फॉर एग्जांपल वही मैंने आपको मिसाल दी कि अगर कोई गन पॉइंट पे आपकी गाड़ी खरीदना चाहता है तो वो भी अवॉइडेबल है। अगर आप बाद में विलिंगली उसको गाड़ी सेल कर देंगे तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर आप उसको सेल नहीं करना चाहते या बाद में कहते हैं ठीक नहीं भी मैंने अपनी गाड़ी सेल नहीं करनी, तो वो आपका वॉइड हो जाएगा। फिर है अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, an unenforceable contract is the contract which cannot be enforced in court of law because of some technical defect and fault such as absence of writing registration stamps। ठीक है, अभी आपका कोई मुआहदा हुआ है और उसमें कोई पार्टी जो है वो कहती है मैं ये अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रही, तो आप कोर्ट में जाके अगर केस करेंगे तो कोर्ट आपको कहेगा जी मुझे एविडेंस दें, सबूत दें कि आपका इस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ। अब अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो अनइन्फोर्सेबल होगा, कोर्ट उसमें आपको कोई फेवर नहीं देगा। या जैसे अब ये एग्जांपल है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1 बिलियन रुपीज लोन ले लिया और एक लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर 10 रुपए की स्टैंप लगा दी कि ठीक है जी मैं आपको पे बैक करूंगा, और बाद में वो पे बैक नहीं करता, तो ये अनइन्फोर्सेबल है, क्योंकि वो जो आपने लीगल डॉक्यूमेंट पे 10 रुपए की स्टैंप लगाई है ना, वो वैलिड नहीं है। आपको वो उस पे 100 की या 500 की जो स्टैंप है, या जैसे आपका वो लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके वो होते हैं स्टैंपिंग हुई होती है, तो वो प्रॉपर एक मैकेनिज्म अगर आपने फॉलो किया होता फिर तो वो इन्फोर्सबल था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने मैकेनिज्म प्रॉपर फॉलो नहीं किया हुआ तो वो अनइन्फोर्सबल हो जाएगा। फिर है जी इलीगल एग्रीमेंट, नाम से पता चल रहा है
इलीगल एग्रीमेंट वो है जो कि गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती कि आप इस तरह का मुआहदा करें। ठीक है, अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल की हैं ड्रग्स और मिस्टर बी बाद में पेमेंट नहीं कर रहे, तो आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप पेमेंट दें, बिकॉज दिस इज एन इलीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। फिर है जी अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के अंदर 3 कैटेगरीज हैं, एक्सप्रेस है, एम्प्लॉयड है और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सप्रेस आपके वो होंगे जो ओरल होंगे, वर्बली आपने जो मुआहदे किया हुआ, ठीक है, रिटन फॉर्म में नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने कहा कि आई गिव हिज हाउस ऑन रेंट टू मिस्टर बी एज पर 10,000 रुपीज फॉर 1 ईयर। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन आर मेंशन इन अ पेपर। तो ये आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपने फेस टू फेस बैठ के उससे बात की और उसको कहा कि ठीक है मैं 10,000 रुपये महीने पे आपको अपना घर रेंट पे दे रहा हूँ फॉर 1 ईयर। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन आपने पेपर पे वैसे ही नोट डाउन कर ली। तो ये क्या आपकी इस तरह के जितने भी मुआहदे होंगे वो हैं एक्सप्रेस। देन है जी इम्प्लॉयड। ठीक है, इम्प्लॉयड ए कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट एनी वर्ड स्पोकन एंड रिटन, इट अराइज फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी कोर्स ऑफ डीलिंग और सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इसमें आपका ओरल या रिटर्न का होना लाजमी नहीं है। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट की मिसाल ऐसे है जैसे आपने एक अपनी गाड़ी बाहर पार्क की है, कोई बंदा वहाँ पे कार वॉश कर रहा है, आपने उसको कहा अच्छा जी आप मेरी भी गाड़ी वॉश कर दें। ठीक है, या एक वो एरिया जहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर आपने अपनी गाड़ी वॉश करनी है तो अपनी गाड़ी स्पेसिफिक एरिया में पार्क करें। तो अगर आप उस स्पेसिफिक एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो इट इज़ अंडरस्टूड कि जी वो जो पर्सन है वो आपकी कार वॉश करेगा और आप उसको ये रिटर्न पेमेंट करेंगे। कॉमन एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे डिनर या लंच वगैरह करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुआयदा करने की ज़रूरत नहीं है, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है। फिर है जी कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। The law imposes certain obligations under some special circumstances. It is based upon the principle of equity that a person shall not get allowed to get benefit at the cost of another. इस कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मतलब ये है कि कोई बंदा दूसरे की चीज़ को उसकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर ए को रोड पे मोबाइल पड़ा हुआ मिल जाता है तो वो मिस्टर ए का मोबाइल नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो मोबाइल किसका होगा, वो मिस्टर बी का मोबाइल है और उसको मिस्टर ए यूटिलाइज नहीं कर सकते। मिस्टर ए को वो मोबाइल मिस्टर बी को वापस देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह कोई भी चीज़ अगर गुम हुई मिल जाती है किसी पर्सन को तो वो उस पर्सन की चीज़ नहीं होगी, जिसकी है वो उसकी ही रहेगी। ठीक है, दैट्स इट। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैट। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।